नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको हमसे लर्न करना हो तो उसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। हमारे सेशंस आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट या फिर ऐप के थ्रू। स्टूडेंट्स, हमारी जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको सिर्फ एग्जाम्स की तैयारी नहीं कराती है बोर्ड्स की, बल्कि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाती है, जैसे ओलंपियाड, एनटीएससी, आईआईटी, जेई, नीट एक्सेट्रा। और इसी रिगार्ड में एनटीएससी की तैयारी कराता हूं मैं, आपका मैथ्स मेंटर राहुल, जहां पे हम एक यूनिक पैटर्न के तहत न सिर्फ चैप्टर पढ़ते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बल्कि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन के बाद आपको दिया जाता है एक होमवर्क शीट जिसका नाम होता है डीपीक्यू, जो आपको 8-10 सवालों का सेट मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और सिर्फ क्वेश्चन देके आपको छोड़ नहीं दिया जाता है, उसके समाधान भी बताए जाते हैं। तो ये है आपका डीपीक्यू शीट 3 का सॉल्यूशन सेशन। अगर अब तक आपने ये शीट नहीं सॉल्व की है या फिर नहीं देखी है तो इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से आप इसे डाउनलोड करके आसानी से पूरी शीट सॉल्व कर सकते हैं एंड देन वी कैन डिस्कस द सॉल्यूशंस। ठीक है, डीपीक्यू शीट 3 चैप्टर का नाम है प्लेन ज्योमेट्री, जो कि आपकी एनसीईआरटी अगर आप देखें तो 9th और 10th के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करता है। 5 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें यूक्लिड, सर्कल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, ट्राइंगल्स, एरिया, लाइंस एंड एंगल्स, इन सबको कंबाइन करके कहा जाता है प्लेन ज्योमेट्री। बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिस जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सिलसिला पहले क्वेश्चन के साथ डीपीक्यू शीट के। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान से देखिए, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल है एबीसी, उसके मिड पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे है आपके पास ट्रायंगल एबीसी, तो ये रहा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब 3 साइड्स हैं तो 3 मिड पॉइंट होंगे। यहां पे कौन कौन से हैं सर? डी, ई और एफ, तो उनको भी हम मार्क कर लेते हैं। और आई थिंक उनका एक ट्रायंगल भी बन रहा है, तो मैं सीधे सीधे ट्रायंगल का ही निर्माण कर देता हूं। तो ये रहा डी ई एफ। चलिए नेमिंग भी करनी है, तो ये डी हो गया, इसको हमने ई बोल दिया, इसको हमने एफ बोल दिया। ठीक है, साइड्स का नाम भी रख देते हैं लगे हाथ, तो ए बी सी। अब वो कह रहा है यदि डी ई एफ का पेरीमीटर, ध्यान रखिएगा भैया, पेरीमीटर और एरिया में बहुत फर्क होता है, और जब आप पेरीमीटर या एरिया को कंपेयर करते हैं तब रेशियो का भी फर्क होता है। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया है 24, तो पेरीमीटर ऑफ DEF इज 24। अब आपको बताना है कि जो बड़ा ट्राइंगल है ABC उसका पेरीमीटर कितना होगा। अब अगर आपको एक का पेरीमीटर दिया है और दूसरे का निकालना है, मतलब पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है दोनों के बीच, तो आपको पेरीमीटर ऑफ ABC निकालना है। अब हमें क्या करना है, हमें मेहनत यही करनी है आइडेंटिफाई करने की कि दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, कैसे DEF की मदद से हम ABC का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां ध्यान देना आपने पता किया कि DEF क्या है, मिड पॉइंट्स है, मतलब आपने D से E तक 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। कक्षा 9वीं चैप्टर 9 क्वाड्रिलैटरल्स मिड पॉइंट थ्योरम, कक्षा 10वीं चैप्टर 7 ट्रायंगल्स BPT, इन दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है उनका बेसिक फंडा यही है कि DE वुड बी पैरेलल टू BC। एक तो ये, ठीक है, कि DE वुड बी पैरेलल टू BC, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि DE वुड ऑलवेज बी हाफ ऑफ BC, क्योंकि D और E क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट क्या करता है, साइड को 2 हिस्सों में बांट देता है बराबर बराबर। तो जो रेशियो यहां पे मेंटेन होगा कि भाई ये आधा है और ये आधा है और ये पूरा 1 है, वही रेशियो यहां भी मेंटेन होगा कि ये आधा है और ये पूरा 1 है। तो DE इज हाफ ऑफ BC। ऐसे ही जो आपकी बाकी साइड्स हैं, जैसे DF वुड बी हाफ ऑफ कितना, DF वुड बी हाफ ऑफ AC। ठीक है, उसके बाद EF जो बचा, इट वुड बी हाफ ऑफ व्हाट, इट वुड बी हाफ ऑफ AB। अब अगर आप इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, अगर आप इन तीनों को ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्या निकाल रहे हैं? जी हां, बिल्कुल ठीक, आप निकाल रहे हैं पेरीमीटर। तो जब इधर वालों को ऐड करके पेरीमीटर मिलेगा तो उधर वालों को भी ऐड करके पेरीमीटर मिलेगा, लेकिन साथ में क्या है,
आधा फ्री है तो वो आधे को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको कहानी मिलेगी कि 24 इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर आपने ऐड किया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का शॉर्ट नेम या फिर घर का नाम है पेरीमीटर, जब आप सारी साइड्स के मेजरमेंट को ऐड करते। तो ये जो आधा है ये इस तरफ जाएगा तो 24 का हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ सर? यहां पे हमने आसानी से हमारा जो मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट है और बीपीटी का कॉन्सेप्ट है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है, उन सबको यूज करते हुए अपना जवाब बता। जिनका बेसिक फंडा यही है कि दोनों सिमिलर होंगे, दोनों के साइड्स का रेशियो बराबर होगा, और जो साइड्स का रेशियो होगा वही हेल्प करेगा हमें हमारा पेरीमीटर निकालने के लिए। अगर कोई आपसे एरिया का पूछता तो सर एरिया हो जाता है स्क्वायर, जो भी रेशियो आया उसका स्क्वायर, पर पेरीमीटर में जो भी रेशियो आया वही मेंटेन रहता है। तो हाफ का अगर रेशियो आ रहा था तो पेरीमीटर में भी हाफ का रेशियो, तो 24 का हो गया 48। ठीक है, चलिए एक बार कंप्यूटर जी से और पूछ लेते भाई उनका जवाब क्या है। उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, मतलब स्क्रीन हो सकती है क्लियर। कंप्यूटर जी की आज्ञा से अगला प्रश्न है हमारे समक्ष। इन द गिवन फिगर, एक और सवाल जिसमें लाइंस पैरेलल हैं। अब जैसे ही लाइंस पैरेलल दिखती हैं आपको, और अगर आपको ट्राइंगल दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि ट्राइंगल का सवाल है, आपके मन में क्या आना चाहिए कि सर या तो ये बीपीटी से सॉल्व होगा या फिर सिमिलैरिटी से सॉल्व होगा, उसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। चलिए उसके बाद आपको साइड्स का मेजरमेंट दिया है कि भैया ए सी इज इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 6 एंड डी बी पूरा है, देखो ऊपर से लेकर नीचे तक। यहां पे ए सी और सी एक ही साइड के या एक ही लाइन सेगमेंट के दो हिस्से, वहां पे डीबी एक पूरा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, आपको डीसी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो इन ट्राइंगल, क्योंकि देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, वैसे तो लाइंस पैरेलल हैं तो बीपीटी यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर यहां लाइंस देखो ऊपर नीचे हैं, ट्राइंगल के अंदर नहीं है, तो बीपीटी यूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो यहां आपको सिमिलैरिटी ज्यादा अच्छे से मिलेगी कि भैया ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ई बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके बाद लाइंस पैरेलल हैं तो सी ए बी वुड बी इक्वल टू एंगल डी ई सी बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलिए ये मिल गया। अब दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा भी बराबर होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इसी के तहत आप बोल सकते हैं कि ए बी सी वुड बी सिमिलर। तो अब नेमिंग का ध्यान रखना भैया, कौन किसके बराबर है। तो ए बराबर है ई के, तो पहले आएगा ई, ठीक है, उसके बाद बी बराबर है डी के, तो ई डी, और फिर आएगा सी। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर हैं, सिमिलर हैं, तो इनका रेशियो भी हमारे काम का है। रेशियो क्या होगा, तो सर रेशियो होगा ए बी अपॉन ई डी, ठीक है, इज इक्वल टू, जिसमें ए बी और ई डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, बी सी अपॉन डी सी। ठीक है, तो बी सी अपॉन सी डी या फिर डी सी, और साथ ही साथ है हमारे पास कितना, ए सी अपॉन सी ई। अब ए सी अपॉन सी ई तो हमारे पास, इसमें से पहला वाला रेशियो हमें नहीं पता, हाँ दूसरे वाले की वैल्यू पता है 2 और 6, तो हम उसको तो रख सकते हैं। तो यहां पे आप अगर हम इसको हटा दें क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, तो हम बोलेंगे बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू कितना, 2 अपॉन 6, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन 3, विच मीन्स कि बी सी इज 1x, ठीक है, BC इज 1x एंड DC या फिर CD इज 3x। और अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो BC प्लस CD कुल मिला के हो जाएगा 4x, है कि नहीं। नाउ व्हाट इज एक्चुअली BC प्लस CD, सब BC प्लस CD कर देंगे तो पूरा BD बन जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है। BD लिखो या DB लिखो एक ही बात है ना। तो BD इज 4x, तो 12 इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू आएगी 3। कैसे सर, 4 डिवाइड बाय 12 करोगे तो नहीं, 12 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 3 आता है, तो x की वैल्यू आएगी 3। अब अगर x की वैल्यू 3 है तो BC की लेंथ
सर बीसी की लेंथ हो जाएगी 1x मतलब केवल 3, और सीडी की लेंथ हो जाएगी 3 3 9, तो आपका वैल्यू आएगा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन बी। क्या आपको यह समझ में आया? कहीं कोई शंका? देखो कैसे अप्रोच करना है, तो डायरेक्टली कभी कभार आंसर नहीं मिलेगा, पहले कुछ अलग वैल्यूज मिलेंगी, फिर उसको यूज करके आप अपना जवाब बताएंगे कि भैया बीसी की वैल्यू है 3, सीडी की वैल्यू है 9, आपने डीसी पूछा है तो हमने डीसी का ऑप्शन मार्क कर दिया 9। चलिए क्लियर है? यस सर। देखो एक ऑप्शन 3 भी है तो जल्दबाजी नहीं करना, और एक ऑप्शन 12 भी है तो जल्दबाजी नहीं करना है, पूरा प्रॉपर सॉल्व करना, उसके बाद ध्यान लगाना है कि कैसे आपका आंसर आए। आंसर 9 हमारा भी आ गया, कंप्यूटर जी ने भी हाँ बोल दिया तो मतलब सही है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन क्लियर करके नए प्रश्न का रुख करेंगे। चलिए नया चैलेंजर आपके लिए अगली स्क्रीन पे, ये रहा नया प्रश्न। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? सर वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है। अब जब तीनों साइड्स बराबर होंगी तो चीजें कुछ यूनिक तो होंगी ही, तो वैसे ही इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी इन सर्कल और सर्कम सर्कल का रेडियस फिक्स होता है इन कंपैरिजन टू साइड, मतलब साइड कितनी होगी उसके हिसाब से ये दोनों एडजस्ट हो जाते हैं। सर इन सर्कल और सर्कम सर्कल में कंफ्यूजन होता है भाई, जिसका नाम ही है इन सर्कल, मतलब वो कहां रहेगा, इन मतलब वो कहां रहेगा, अंदर, तो ये ट्रायंगल के अंदर फिट होने वाला सर्कल होता है। सर्कम सर्कल मतलब जो ट्रायंगल को घेर ले वो सर्कल होता है। तो इन दोनों में यही फर्क है, और इन दोनों फर्क की वजह से इनके मेजरमेंट अलग अलग होते हैं। अब यहां पे आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि रेडियस में और साइड में क्या कनेक्शन होता है, ठीक है। तो देखो इसका अगर साइड को हम मान लें a, तो रेडियस हो जाता है इन सर्कल का a/2√3, ठीक है। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं आप? तो भैया देखो सेंटर लोगे, उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे टेंजेंट पे, उसके बाद सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपको कुल मिला के यही कहानी मिलेगी कि r इज इक्वल टू a/2√3। इन केस ऑफ सर्कम सर्कल जिसका रेडियस मैंने कैपिटल R से लिखा है, दिस इज a/√3। तो ये डिफरेंस देखो, √3 दोनों के पास ही आता है, इसके पास 2√3, इसके पास केवल √3 आता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। अब आ जाओ यहां पे इनके एरियाज की चर्चा करते हैं। तो इसके एरिया को लिख रहा हूं मैं ए इन, मतलब एरिया ऑफ इन सर्कल कितना होगा? सर सर्कल का एरिया होता है πr², तो यहां पे हो जाएगा पाई इंटू r², मतलब a²/4 इंटू 3। ये कहां से आया सर? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है, इंटू 3 मतलब 12 है ना, तो यहां पे 4 इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3। इसका एरिया जिसको मैं लिख रहा हूं ए सर्कम, ठीक है, मतलब सर्कम सर्कल का एरिया ये हो जाएगा पाई इंटू a²/3। अब आप अगर इनको कंपेयर करना है, इनका रेशियो निकालना है, तो ऊपर इन सर्कल का एरिया, नीचे सर्कम सर्कल का एरिया, ठीक है। ये हो गया रेशियो का हमारा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर वैल्यू पुट करेंगे तो पाई इंटू a²/4 इंटू 3 होल डिवाइड बाय पाई इंटू a²/3। अगर जो पाई के साथ एडिशन में होता a² तब तो कैंसिल नहीं होता, पर यहां मल्टीप्लीकेशन में इसलिए कैंसिल, a² से a² कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। क्या बच गया कुल मिला के? सर ऊपर बच गया 1/4, नीचे बच गया 1, तो कुल मिला के आंसर हो गया 1:4, जो कि है आपका ऑप्शन ए यहां पे दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को अपने जवाब के रूप में आसानी से मार्क करके इस प्रश्न को समाप्त करेंगे। महत्वपूर्ण लर्न करने वाली बात, इन सेंटर और सर्कम सर्कल का डिफरेंस, इन सर्कल और सर्कम सर्कल का। दूसरा, दोनों का ट्रायंगल, दोनों के रेडियस का ट्रायंगल की साइड से क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, वो आपको यहां लर्न करने को मिल जाता है। फिर उनके एरिया का रेशियो निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये पता है कि रेडियस और साइड में क्या कनेक्शन है, तब तो आपके लिए केक वॉक हो जाता है, पर ये नहीं पता है तो फिर सवाल आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वैल्यूज आपको याद नहीं होंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए 1:4 हमारा आंसर है। कंप्यूटर जी से एक बार पूछ लेते हैं उनका जवाब क्या आ रहा है। उनका जवाब भी है ऑप्शन ए, तो मतलब यहां पे जवाब सही। नया प्रश्न आ जाएगा हमारे समक्ष, प्रश्न क्रमांक 4। अ सर्कुलर रोड रन्स अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है वो, बेसिकली कि एक सर्कुलर रोड है जो कि रन अराउंड करता है सर्कुलर ग्राउंड के, तो मतलब कुछ ऐसा है। देखो ये रहा ग्राउंड आपका,
ठीक है, और इसी में थोड़े से गैप के बाद आपका रोड है। ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, कभी परेड वगैरह में भी होता है। तो आपको बताना है इस रोड की विड्थ कितनी है, गिवन दैट उसका सर्कमफेरेंस का डिफरेंस दिया, डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस ऑफ द आउटर सर्कल एंड द इनर सर्कल इज 66 मीटर। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान देना, आउटर सर्कल जिसका रेडियस है कितना, कैपिटल आर, उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर, जिसमें आर है बड़ा वाला क्योंकि हम लोग आउटर सर्कल की बात कर रहे हैं। इनर सर्कल के लिए 2 पाई छोटा आर, दोनों को माइनस करने पे जवाब आ रहा है 66। अब ध्यान देने वाली बात, आप चाहें तो 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं, आर माइनस आर हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप चित्र के माध्यम से समझें तो आर माइनस आर मतलब बड़ा वाला जो कैपिटल आर है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, तो आउटर माइनस इनर मतलब फिर क्या बचेगा सर, अगर आपने आउटर में से, ये रहा आउटर, उसमें से इनर आपने माइनस कर दिया, अगर आपने इनर माइनस कर दिया तो केवल विड्थ बचेगी। तो यहां पे इन दोनों को माइनस करने, ये जो वैल्यू आएगी आर माइनस आर की, वही हमें विड्थ तक पहुंचाएगी, और ये हो जाएगा कितना 66। अब 2 इंटू पाई करना है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर माइनस आर इक्वल टू 66। यहां पे 2 से कैंसिल हो जाएगा 66, तो 3 आएगा, 7 वहां मल्टीप्लाई, 2 आएगा डिवीजन में, तो आर माइनस आर इक्वल टू 3 इंटू 7 मतलब 21/2। ये कितना होगा सर 10.5 मीटर। तो दोनों रेडियस के बीच का डिफरेंस, दोनों रेडियस के बीच का गैप इज 10.5, और अगर आप चित्र के माध्यम से देखें तो भाई दोनों रेडियस के बीच का गैप इज द विड्थ ऑफ द रोड, तो यहां पे कितना होगा 10.5, जो कि है आपका जवाब इन ऑप्शन सी। तो कैसे आपने दोनों के सरकमफेरेंस को माइनस करके बिना एक्चुअली दोनों रेडियस की वैल्यू निकाले, मैंने नहीं निकाला कि कैपिटल आर और स्मॉल आर कितना होगा, मुझे जरूरत भी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बोला बीच की विड्थ बता दो, तो भाई जितना बोला उतना हम लोग निकाल देंगे अपनी तकनीक को इस्तेमाल करके। चलिए ऑप्शन सी 10.5 हमारा जवाब है। एक बार कंप्यूटर जी से कंफर्म कर लेते हैं, बिकॉज इनकी रजामंदी नहीं होगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऑप्शन सी 10.5 कंप्यूटर जी ने बोल दिया सही है, हमने भी वही निकाला था, तो स्क्रीन क्लियर। और नया प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, अ कैथेड्रल विंडो, देखो विंडो वहां पे दी है जिसका शेप कैसा है आपको दिख रहा होगा, सेमी सर्कल का है। अब इसके आपने किए कितने, 3 हिस्से, ठीक है, उसके बेसिकली कितने हिस्से, 3 हिस्से। ध्यान से देखो आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये रहा आपका पहला हिस्सा, ठीक है, इसी के बाद दूसरा हिस्सा और फिर तीसरा हिस्सा, ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, इधर थर्ड। आपको बताना है कि अगर ये तीनों इक्वल हिस्से हैं तो फिर एरिया कितना होगा हर एक का। सर क्या करेंगे, देखो पहली बात तो पूरे का एरिया निकाल लो, तो सेमी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपने लिख दिया टोटल एरिया। अब टोटल जो आएगा उसको फिर 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे देखो हाफ इंटू पाई की जगह 22/7, और अगर आप चित्र में देखें तो डायमीटर है 5 फीट, तो आप 5/2 लिख सकते हैं, कैलकुलेशन में आसान होगा। रेडियस क्योंकि डायरेक्टली नहीं दिया है, तो ये 2 और 22 कट के हो जाएगा यहाँ पे 11, ठीक है, आपके पास बचेगा 11 इंटू कितना, 11 इंटू 25 होल डिवाइड बाय 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, 28 आएगा। वैसे इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 11 हो जाएगा 275, ठीक है, और डिवाइड बाय 28। सॉल्व करो एक बार सर, 7 2 सा 14, 14 2 सा, हाँ ठीक है, चलो 275 डिवाइड बाय 28 करना है, क्या हमारा आंसर आ जाएगा। और अभी देखो ये जो आंसर आएगा वो कितने के लिए आएगा, वो आएगा तीनों पार्ट्स मिलाकर, ठीक है, आपको कितने पार्ट्स का निकालना है, आपको एक एक पार्ट का निकालना है। अगर मैं रफली इसका हिसाब लगाऊं तो पता है ये कितना आएगा, रफली ये आएगा 9 के आसपास, ठीक है। देखो मैंने कैसा साइन लगाया, इक्वल टू नहीं लगाया है, ऐसा साइन लगाया है। सर इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि क्लोज टू 9, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा पास नहीं, क्योंकि 28 इंटू 10 करोगे 280 आएगा, तो ये तो 9 पॉइंट समथिंग ही होगा, तो ये बड़ा है किससे, 28 इंटू 9 से, तो मैं मिनिमम 9 मान के चल रहा हूं। अब अगर 9 है और 3 हिस्से हैं तो भाई 3 पार्ट्स का है 9, तो 1 पार्ट का कितना होगा
सर एक पार्ट का होगा डिवाइड बाय 3 करने पे जो आंसर आएगा वो, तो 9 डिवाइड बाय 3 मतलब कुल मिला के स्वयं 3 के बराबर, जो कि है आपका ऑप्शन बी। ठीक है कि 3 स्क्वायर फीट के आसपास आपका आंसर आएगा। पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने, क्योंकि यहां पे मुझे आंसर के ऑप्शन मैंने जब देखे तो 1, 3, 13, 26 बहुत दूर दूर थे। मैं समझ गया कि मुझे पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा बहुत डिवीजन करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में क्योंकि एमसीक्यू है तो आपको सॉल्व करने के मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, आप इसको ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यूज करके भी जल्दी अप्रोच कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई कर दीजिए। उनका जवाब भी है ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, कंप्यूटर जी काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला प्रश्न है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज ड्रॉन इन द गिवन फिगर। ठीक है, एक सर्कल को एक टेंजेंट बनाई गई है भैया। अब क्या बोल रहा है वो आपसे, फाइंड द साइज ऑफ द आर्क डेजिग्नेटेड बाय एक्स। ठीक है, अब जो आर्क का साइज है सर वो कैसे पता लगाते हो? देखो वो कोई नई चीज नहीं पूछ रहा आपसे, बेसिकली आर्क का साइज पता लगाना मतलब उसका एंगल पता लगाना है। ठीक है, क्योंकि आर्क कितनी बड़ी और छोटी होगी ये एंगल पे ही डिपेंड करता है, तो साइज पता लगाना मतलब आर्क का एंगल पता लगाना। अब हम क्या करेंगे, तो देखो जितना मैं समझ पा रहा हूं ये जो यहां पे है ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हमारी काफी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे OA इज परपेंडिकुलर टू AC और रीजन क्या होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, अब अगर OA इज परपेंडिकुलर टू AC तो एंगल OAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अब आप ध्यान से देखोगे तो भैया जो आपका एंगल है एक पहले से गिवन है 50 डिग्री, तो OAB लिख देते, काम करते नेमिंग कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो यहां पे A है इसको B लिख दो, है ना, तो OAB कितना हो जाएगा सर, 90 में से 50 माइनस करने पे जो बचेगा वो, तो 40 डिग्री। ठीक है, अब यदि OAB 40 है तो क्या मैं OBA निकाल सकता हूं? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB, जो ट्राइंगल है इसमें OA बराबर है OB के, क्योंकि दोनों है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, एक ही सर्कल के दो रेडियस, अब दो रेडियस है तो मतलब क्या होगा सर, एंगल बराबर होंगे, तो एंगल OAB बराबर हो जाएगा एंगल OBA के, और दोनों की वैल्यू है 40 डिग्री। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं सर, इस प्रकार हम एंगल जो है सेंटर वाला BOA उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी ट्राइंगल में A प्लस B प्लस O करने पे आएगा 180 डिग्री के बराबर, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। तो जितना गणित मेरे को आता है, 3 में से 2 एंगल है 40 40 और तीसरा अपने आप कैलकुलेट करके आ जाएगा 100 डिग्री के बराबर। तो यहां पे हमारा सवाल लगभग समाप्त होने की ओर। तो यहां ध्यान दें कि भैया एंगल O जो कि यहां पे है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। सर ये 80 कहां से आया, तो देखो 40 40 80 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस 80। सॉल्व करोगे एंगल O की वैल्यू आएगी 100 डिग्री, इधर वाले का है 100 डिग्री। अब जो x है वो है रिफ्लेक्स एंगल O। ठीक है, अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल O कैसे निकालते हैं, अगर पूरा लिखना चाहें आप ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB। तो सर रिफ्लेक्स का मतलब होता है 360 में से जिसका रिफ्लेक्स है वो एंगल माइनस कर देना। तो भाई माइनस करके आएगा 360 माइनस 100 मतलब 260 डिग्री, मतलब आपकी जो आर्क है उसका साइज है 260 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। क्या आपको ये समझ में आया कैसे पहले हमने जो हमारा ये वाला एंगल था टेंजेंट से बना हुआ उसको 90 से डील करके पहले एक अंदर का एंगल निकाला, उससे फिर दूसरा एंगल निकाला, उस एंगल से फिर सेंटर का एंगल निकाला और फिर सेंटर के रिफ्लेक्स से फाइनली हमारा आंसर आया। थोड़ी सी मेहनत पर बहुत सारा रिजल्ट, 260 डिग्री जितना बड़ा एंगल आपको मिला है। आर्क का साइज का मतलब क्या होता है, सवाल में पहली चीज जो सीखने को मिली कि आर्क का साइज जब कोई व्यक्ति कहता है, कोई टीचर कहता है, तो उनका तात्पर्य यही होता है कि आपको एंगल निकालना है, क्योंकि आर्क कितनी बड़ी और छोटी होगी ये डिपेंड करता है उसके एंगल पे। उसके बाद फिर बाकी तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन थी। एक बार कंप्यूटर जी से और बात कर लेते भाई उनका जवाब क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने हाँ या ना नहीं बोला तो फिर समस्या हो जाएगी। कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई कर दीजिए, ऑप्शन डी 260 सही है, स्क्रीन हो जाएगी क्लियर। और नया प्रश्न हमारे समक्ष, दो टेंजेंट अब यहाँ पे एक ही सर्कल की। ठीक है, चलिए बहुत बात नहीं,
फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, आर गिवन इन द फिगर, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स। चलिए x निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले तो मुझे एंगल O की वैल्यू बता दो, किस तरफ से, इस तरफ से। तो मैं अगर इसको नाम दे दूं A, इतना बड़ा नाम भी नहीं देना है, A B और ये C, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि एंगल AOB, ठीक है, इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ 260 डिग्री, अर्थात एंगल AOB की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 360 में से 260 माइनस, मतलब AOB की वैल्यू 100 डिग्री। अब अगर यह प्रश्न आता है किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में, तो इसके बाद आप लिखेंगे कि भैया रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, तो A और B दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के बराबर। तो आप लिखोगे रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। और इन तीनों एंगल को जोड़ने पे AOBC, इन तीनों चारों एंगल को जोड़ने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका डिजायर्ड रिजल्ट। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, इन क्वाड्रिलैटरल AOBC, आप जब चारों को ऐड करेंगे तो A प्लस O प्लस B प्लस C करने पे आएगा 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 90, 100, B भी हो जाएगा 90, C को आपने X नाम दिया है तो 360, ठीक है। कुल मिला के जोड़ घटा के आपका जवाब यहां पे आएगा, 100 माइनस करेंगे पहले 260, फिर 180 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री आना चाहिए। ये हो गया तब जब आपका सब्जेक्टिव हो। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो और अगर आपको बीच वाला एंगल मालूम चल गया है 100, तो अल्टीमेटली वो x कितना होगा, वो भी हो जाएगा 80, क्योंकि इसके बाद ये तो जग जाहिर होता है कि इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पे 180 मिलेगा। तो उसमें से अगर 100 इसके पास है तो x के पास कितना हो जाएगा, 80 डिग्री होगा। ये आपका इसी स्टेप के बाद सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने वो सेंटर वाला एंगल निकाला तो फिर वो वाला सामने वाला एंगल कितना, 180 से माइनस कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 80 डिग्री। दोनों तरीके आपके पास हैं, जो भी आप यूज करना चाहें। हाँ, सब्जेक्टिव पेपर हो तो मेरी उम्मीद है कि आप पूरा सॉल्व करके लिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे, अगर आप उसकी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ में तो। चलिए कंप्यूटर जी जवाब वेरीफाई कर दीजिए। उनका जवाब भी है ऑप्शन बी 80 डिग्री, हमारा जवाब भी ऑप्शन बी 80 डिग्री। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कह रहा है, यहां दिए गए चित्र से x की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या बोल रहा है आपसे, x की वैल्यू फाइंड कीजिए। सर्वप्रथम यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि एंगल BAC, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BDC। ध्यान देना भैया, लिखने का तरीका, B के सामने B, C के सामने C, A के सामने D। तो दो एंगल जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, उन्हें आप क्या कहते हैं सर, अगर वो दोनों सरकमफेरेंस पे हैं तो इक्वल, और एक सेंटर पे है दूसरा सरकमफेरेंस पे तो आधा। पर यहां पे क्योंकि दोनों ही सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं तो BAC की वैल्यू भी हो जाएगी कितनी, एंगल BDC के बराबर, जो कि चित्र में दी गई है 30 डिग्री के बराबर। चलिए अब अगर BAC 30 है तो इन ट्रायंगल BAC क्या होगा, इन ट्रायंगल BAC आपके पास होगा कि भैया चारों एंगल, तो तीनों एंगल, एंगल B, एंगल A और एंगल C, तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब B की वैल्यू देखो सवाल में दी है 110 डिग्री, A की वैल्यू आपने निकाल ली है 30 डिग्री, बचा एंगल C जिसका नाम है X, तो यहां पे आएगा 180 डिग्री। अच्छा, इक्वल होने का रीजन क्या था, अगर मैं लिख दूं यहां पे, तो एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। इसका एक दूर का रिश्तेदार है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, वो हम कभी कभी यूज करते हैं जब बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाए, ठीक है। चलिए यहां पे हो जाएगा 140, तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 140, और दोनों को माइनस करने पे आपका जवाब आएगा 40 डिग्री, जो कि है ऑप्शन ए के रूप में हमारे पास। इजी, क्लियर, सिंपल। जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि दो एंगल जो कि सरकमफेरेंस पे हैं, दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है,
उन्हें आप कहते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो उनकी वैल्यू बराबर होती है। उसके बाद तो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगनी थी, वो तो आजकल आप नींद में भी कर लेंगे, इतने उसमें पारंगत हो गए। ऑप्शन ए हमारा आंसर, कंप्यूटर जी का भी हरा निशान लग गया, मतलब सवाल हमारा सही है, जवाब हमने सही निकाला है 40 डिग्री। और इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव करेंगे हमारे सेशन के एंड की तरफ। लेकिन सेशन एंड होने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल इतने सारे उस पर सेशन आते हैं, इतने सारे वीडियोस आते हैं, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को हमें ये कहने को मिल जाता है कि सर हमें ये वाला सेशन नहीं मिल रहा, हमें ये वाला वीडियो नहीं मिल रहा है। तो उन सारी समस्याओं का एक समाधान निकाला है हमने, जिसका नाम है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। इसको अब काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूज़ भी कर रहे हैं, पर जो लोग नहीं कर पा रहे, जिन्हें आइडिया नहीं, उन्हें मैं थोड़ा सा बता दूं कि वेबसाइट हमारी जो है आप गूगल से एक्सेस कर सकते हैं इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहां जाएं, गूगल पे magnetbrains.com टाइप करें, आपको वहां पे सारा कंटेंट मिल जाएगा जो भी हम लोग पढ़ाते हैं। पहले ही पेज पे जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे आपको अलग अलग टैब मिल जाएंगे। अब जो भी टैब आपके काम का है, एग्जाम्पल आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीएससी के टैब पे क्लिक करें। एनटीएससी से संबंधित जो भी सेशन जिस भी टीचर ने पढ़ाए हैं वो सारे आपको यही मिल जाएंगे, इसकी गारंटी है, एक भी सेशन मिस नहीं होगा। और ये डेली बेसिस पे अपडेट होता है। आज जो सेशन अपलोड हुआ यूट्यूब पे वो विद इन 24 आवर्स ऐप तक पहुंच जाता है, लेट नहीं होता। तो यहाँ पे आप सारे सेशंस को ऑन टाइम एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी के। देखो यहाँ पे पूरी चैप्टर की समरी दी जाती है कि किस चैप्टर में कितने सेशंस हैं, किस सेशन में क्या पढ़ाया गया है, क्या उसकी ड्यूरेशन है और कब। और आपको वॉच नाउ करना है तो भाई बटन है यहाँ पे वॉच नाउ का, क्लिक कीजिए, आपके सेशंस ओपन हो जाएंगे। जैसे ही ठीक वैसे जैसे आपके नॉर्मल यूट्यूब वीडियोस होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ एक क्वालिटी का डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं होते हैं, तो आपको सेम क्वालिटी टीचर्स टीचिंग सेम कॉन्सेप्ट एंड एग्जैक्टली सेम हमारी ही मैनेजमेंट के टीचर्स हैं, कोई अलग नहीं है, तो आप इनसे आसानी से पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, गाने वाने नहीं बजते, आपके यूट्यूब के भी सजेशन नहीं आते कि ये सुन लो या वो कर लो, जिसमें आप एकदम ही निर्दोष होते हैं लेकिन फिर भी वो वीडियो चल जाता है अपने आप। तो वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा, बटन पे हाथ नहीं जाएगा, ना कोई गाना बजेगा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो हम पढ़ रहे थे 100% फ्री कोर्स फॉर एनटीएससी एग्जाम, जिसमें हम मैथ्स की तैयारी कर रहे थे, मैथ्स जो कि सैट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेज 1 में। आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। इनको दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड यस, सेशन को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।